Thank you so much, Chetan Bharat Learning, for your support. The faculty is they're really experienced, Chetan sir and all the other faculties. I had a very good experience with CBL team. The mock interview was very helpful. Thank you CBL. Thank you so much CBL. अच्छा experience है. Thank you. Come to CBL for your HCS preparation. They have helped me through prelims, mains and now interview. 21 मई को होने वाले हरियाणा HCS के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब हम कर सकते हैं वो है मैक्सिमम MCQ प्रैक्टिस। आपको अपनी नॉर्मल रिवीजन भी MCQ प्रैक्टिस के थ्रू ही करनी चाहिए। चेतन भारत लर्निंग में हम स्टूडेंट्स को डेली 3 पोर्शंस में MCQ प्रैक्टिस करवा रहे हैं। पहली करंट अफेयर्स, जिसमें हम डेली MCQs के थ्रू लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। दूसरा स्टैटिक जनरल स्टडीज़, जिसमें हम सभी सब्जेक्ट्स जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, हरियाणा जीके, ये सारे सब्जेक्ट्स को MCQs के थ्रू कवर कर रहे हैं। और तीसरा डेली CSET MCQ प्रैक्टिस। थ्रू दिस डेली MCQ प्रैक्टिस हम स्टूडेंट्स को मोर देन 6000 MCQ प्रैक्टिस करवा रहे हैं, which should ensure their best result in Haryana HCS prelims exam. This video is part of that initiative only, which is going on in both Hindi medium as well as in English medium. To watch the complete video, enroll now by calling on the number given below or visiting our website www.chetanbharat.com. The link is given in the description as well as in the pinned comment. Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to our MCQ Sprint Series. हम लोगों ने शुरू किया हुआ है फरवरी मंथ, जिसका पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं कंप्लीट। आज हम करेंगे पार्ट 2। तो जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं, करंट अफेयर्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे और उसके आसपास का जो बेसिक बैकग्राउंड है उसको भी हम देख लेंगे एक बार, ताकि क्वेश्चन अगर यहाँ से नहीं आए, कहीं और से आ जाए, तो अपने को पता हो कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बन सकता था, हमने पहले ही तैयार किया हुआ है ये। चलिए तो शुरू करेंगे विद आवर फर्स्ट MCQ। Consider the following statements regarding mad cow disease। देखिए, लंपी स्किन डिजीज के बाद एक और ये डिजीज है जो काफी ज्यादा कैटल्स में फैल रही है, लेकिन दोनों के जो रीजंस हैं होने के, दोनों बहुत अलग अलग हैं वैसे। तो अगर आप मैड काउ डिजीज की बात करो तो इसके नाम से ही वैसे क्लियर है कि एक ऐसी डिजीज है जिसमें जो काउ है या जो और भी कैटल्स हैं, उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम थोड़ा सा बिगड़ जाता है। तो देयर इज इनस्टेबिलिटी इन माइंड, तो उस वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 क्या है। देयर इज नो ट्रीटमेंट एंड नो वैक्सीन टू प्रिवेंट इट। अब देखो होता क्या है ना कि देयर इज अ काइंड ऑफ डिजीज, कोई डिजीज वायरस से होती है, कोई डिजीज बैक्टीरिया से होती है, कोई डिजीज ऑटो इम्यून होती है। फॉर एग्जाम्पल कि हमारी बॉडी में ही जो इम्यूनिटी है वो हमारे अगेंस्ट काम करती है। तो फंगल डिजीज भी काफी सारी होती हैं, उसी में इंक्लूडेड। तो ऐसी एक डिजीज है मैड काउ वाली, जिसमें नॉर्मली जो सेल्स हैं बॉडी के, कैटल के, उसके सरफेस पर एक प्रोटीन मिलता है, इसका नाम होता है प्रायन। ये नॉर्मली मिलता है, लेकिन जब ये प्रोटीन एबनॉर्मली बिहेव करना शुरू कर देता है, तब जो है बॉडी को पता भी नहीं लगता है कि ये जो प्रोटीन है जो सेल सरफेस पर मिल रहा था, ये अब नॉर्मल से एबनॉर्मल हो गया है। और इसकी वजह से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो काफी ज्यादा बिगड़ जाता है, और बॉडी को पता भी नहीं लगता है कि दिस इज एन एंटीजन, क्योंकि नॉर्मली बॉडी के लिए एंटीजन वो है जो बाहर से आता है। ये तो हमारी बॉडी का पार्ट है, ये तो हम नॉर्मली ही कंसिडर करेंगे। तो ये जो प्रोटीन है, इसके एबनॉर्मल बिहेव करने की वजह से काउ की जो डिजीज हम मेंशन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मैड काउ डिजीज। एंड यस, देयर इज नो ट्रीटमेंट एंड देयर इज नो वैक्सीन अबाउट इट, क्योंकि ये पूरा एक प्रोटीन है जो अपना बिहेवियर चेंज कर लेता है। तो उसके रीजंस क्या है कि बिहेवियर चेंज क्यों कर लेता है, क्या इसके ट्रीटमेंट्स हैं, वो अभी तक हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सेकेंड, इट अफेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ अडल्ट कैटल। ठीक बात है। तो माइंड वाली ये मेंटल ये एक बीमारी है जिसको नाम दिया है मैड काउ डिजीज। तो काफी सारे चीजें पता हो इसके बारे में, पूछा आप लोगों से, करेक्ट है। तो दोनों ही चीजें इसके बारे में सही है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसको हम और भी किसी नाम से जानते हैं, तो आंसर इज यस, BSE, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी। तो ये नाम भी अगर आता है तो समझ आ रहा है कि मैड काउ डिजीज के बारे में ही बात कर रहे हैं। दोनों का सेम सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सेम चीजें रहेंगी। चलिए नेक्स्ट करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सागर परिक्रमा। देखिए, नाम से तो वैसे हल्का सा ये आइडिया लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज होगी कि कोस्टल एरियाज में काफी ज्यादा स्मगलिंग ना हो, इलीगल ट्रेडिंग ना हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग ना हो, कोई कंट्री हेजिमनाइज ना कर ले किसी एरिया को।
लग रहा है इसको देख के हल्का सा कि हाँ सागर परिक्रमा करेंगे और किसी भी स्मगलिंग वगैरह केसेस को हम लोग निपटा देंगे। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। इट इज अ प्रोग्राम बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो अगर ऐसा कुछ है तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंक्लूडेड होगी उसमें। सेकेंड, द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड बेटर पेट्रोलिंग एक्टिविटीज टू काउंटर स्मगलिंग एंड ड्रग ट्रैफिकिंग, ये बात भी सही है, लेकिन ये दोनों ही चीजें गलत हैं। सागर परिक्रमा एक ऐसा मिशन है, एक ऐसा कैंपेन है जिसमें हम जितने भी फिशरमैन रहते हैं कोस्टल एरियाज में, जितनी भी वो एक्टिविटीज करते हैं, फॉर एग्जांपल एक्वा कल्चर है, सी फूड कल्चर है या फिर फिशिंग है, वो कैसे और अच्छे तरीके से बेटर कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी के साथ चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं, हाउ टेक्नोलॉजी कैन हेल्प देम, हाउ प्रोसेसिंग ऑफ फिश कैन हेल्प देम। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये बतानी है हमें टू ऑल फिशरमैन। तो इसीलिए जो मिनिस्ट्री है वो भी डिफेंस की नहीं है और जो ये ऑब्जेक्टिव है वो भी इसका नहीं है। देखकर लगता है ऐसा, बट दोनों ही चीज़ें गलत हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या रहेगा इसका? डी इज द आंसर। और ये कौन से मिनिस्ट्री ने चलाया है फिर? अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नहीं है तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग की तरफ से चलाया गया है और इट इज अ काइंड ऑफ कैंपेन फॉर प्रोवाइडिंग बेटर अवेयरनेस फॉर द फिशरमैन। ठीक है, तो हल्का सा ये ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग किलाडी फाइंडिंग्स। किलाडी एक जगह का नाम है जहां पर, जैसे अगर हम हड़प्पा की बात करें, हम मोहनजोदारो की बात करें, हम राखीगढ़ी की बात करें, तो ये वो साइट्स हैं जिनको हम लोगों ने खुदाई करके निकाला है नीचे से, कि पता लगता है हमें कि हाँ यहाँ पर ये ऐसे ऐसे पॉट्स हुआ करते थे, ऐसे वेल हुआ करते थे। तो बहुत ज़्यादा नीचे तक वो चीज़ें दबी हुई थी, उनको माइन करना पड़ा हमें, तब जाके पता लगा कि हाँ ऐसी कोई साइट पहले एग्जिस्ट करती थी, है ना। तो वैसे ये किलाडी जगह है जिसमें हम लोगों ने माइनिंग करी है, खुदाई करी है और हमें पता लगा है कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पाई गई हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन नंबर 1, इट इज़ अ संगम एरा साइट, कि संगम एरा जो है हमारा उस टाइम का है ये सारा का सारा, ठीक बात है। इट इज़ अ टाइनी हैमलेट इन तमिलनाडु, तमिलनाडु वाले एरिया में है ये। एंड थर्ड, तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड ऑन मेनी मटीरियल्स, कि जैसे नॉर्मली क्या है ना कि हर जगह की अपनी भाषा होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई तमिल है वो ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन में है, तमिल है वो प्राकृत इंस्क्रिप्शन में है, तो दैट डिपेंड्स कि कौन सी हम लोग लिपि यूज कर रहे हैं, है ना, तो कौन सी हम स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पर हम लोगों ने ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो देखने को मिली हैं। ये तीनों चीजें आपकी सही हैं। पूछा भी क्या आप लोगों से? करेक्ट। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अब। इसमें बहुत सारे आप कह लो कि आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, बहुत सारे टॉयज मिले हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम लोग अभी फाइंड कर रहे हैं कि इनका एक्चुअली मतलब क्या था। तो अभी तो फाइंड हुई हैं, तो इनका एक्चुअली ऑब्जेक्टिव क्या था, सिग्निफिकेंस क्या था और ये किस चीज़ के काम आती थी, वो सब चीज़ धीरे धीरे करके हम लोग पता लगाएंगे और आप लोगों को बता देंगे। तो अभी ये ASI का काम है पूरा का पूरा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, Kanak Rele, a classical dance legend who was awarded the first Guru Gopinath National Puraskaram of the government of Kerala, recently passed away, belongs to which classical dance? पहली बात आपको पता होगी पूरे इंडिया में कितने क्लासिकल डांस हैं। मोहिनी अट्टम है, कुचिपुड़ी है, कथकली है, कथक है, आपका सत्तरिया डांस है। तो ये अलग अलग जो डांस है अलग अलग एरिया के, आपको पता हो क्या है क्लासिकल डांस में इन्हें कंसिडर करते हैं। तो अगर हम कनक रेले की बात करें तो केरला वाला ही पुरस्कार इनको मिला हुआ है। तो केरला में आपका कुचिपुड़ी, कथकली और मोहिनी अट्टम जो है ये क्लासिकल डांस हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो या तो मोहिनी अट्टम इसका ऑप्शन होगा या कथकली होगा, बट कथकली तो है नहीं, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? ए, मोहिनी अट्टम। तो ये एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिन्होंने इंडिया में पहली बार डांस में PhD करी थी, तो काफ़ी फेमस है। इनका रिसेंटली भी देहांत हुआ है, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मार्कोनी प्राइज इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? कंप्यूटर साइंटिस्ट, डांसिंग, लिटरेचर या फिर मैथमेटिक्स? मार्कोनी प्राइज है, मैक्रोनी प्राइज नहीं है, पहले तो बात यही ध्यान रखेंगे। मार्कोनी प्राइज एक ऐसा प्राइज है जिसमें हम जितने भी साइंटिस्ट हैं हु बिलोंग्स टू फील्ड ऑफ कंप्यूटर और सेंसिंग और सेंसर्स, ये सब जो सारी फील्ड्स हैं उनमें कोई अगर अच्छा बहुत काम करता है तो उनको हम अवार्ड्स देते हैं। और ये जो अवार्ड है ये US की एक फाउंडेशन है, मार्कोनी फाउंडेशन, उसके द्वारा ही हर साल दिया जाता है। तो ऐसे जो प्राइज है ना, जो नॉर्मली कोई WF ने दे दिया, कोई दादा साहब फाल्के अवार्ड हो गया, वो तो सब याद करते हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन क्या है इनके ऊपर भी बन सकता है, तो अपने को ये भी याद होने चाहिए।
तो ये किस फील्ड में मिला है? द आंसर इज ए, कंप्यूटर साइंटिस्ट की फील्ड में मिला है। लेकिन दूसरी क्वेश्चन ये है कि किसको मिला है, कि ठीक कंप्यूटर साइंटिस्ट तो वो है, उनका नाम क्या है? तो नेम इज हरि बाल कृष्णन। ये इंपॉर्टेंट है। मेरकॉनी प्राइज, मेरकॉनी फाउंडेशन है यूएसए की, उसके द्वारा ये दिया जाता है। आपको नाम, आपको उसकी पूरी स्पेसिफिकेशंस पता हो, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन अगर यहाँ से आए तो चीजें पता होती है कि क्या आंसर है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर। देखो हर पार्ट को ना, मतलब हर मंथ को हम 3 पार्ट्स में करते हैं। हर पार्ट में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चंस होते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। ऐसा इसलिए है क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो इनके ऊपर आता है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितनी आप एक्सरसाइजेस को कवर कर सके उतना बेटर है हमारे लिए। तो अगर हम कोबरा वॉरियर की बात करेंगे तो ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि यूके द्वारा की जाती है कंडक्ट, एंड इट इज अ काइंड ऑफ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज। आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे हम लोगों ने पहले बात की थी कि सी ड्रैगन एक्सरसाइज। ड्रैगन जनरली हम चाइना से एसोसिएट करते हैं, लेकिन सी ड्रैगन चाइना के साथ नहीं था, ये यूएसए के साथ था। तो यूएसए वाज द हेड ऑफ दिस मल्टीलेटरल एक्सरसाइज सी ड्रैगन। वैसे ही ये वाली मल्टीलेटरल है आपकी एयर एक्सरसाइज है, सही बात है, यूके द्वारा की जाती है ऑर्गेनाइज। तो आप इसको याद करने के तरीके से मतलब ऐसे ही बोल सकते हैं कि 200 सालों तक ब्रिटिश ने हम पे राज किया है। तो कहीं ना कहीं एज अ कोबरा, एज अ स्नेक हमें पूरा काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया है। तो याद करने के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ मैं कि क्योंकि हमारे कॉलोनियल हिस्ट्री है, इसीलिए जो एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर नाम की एक्सरसाइज है उसमें इंडिया पार्टिसिपेट करती है। बट मल्टीलेटरल है तो कोई ना कोई कंडक्ट भी करता होगा, तो इट इज कंडक्टेड बाय यूके। तो दोनों ऑप्शंस आपके सही हैं। पूछा क्या है आप लोगों से? करेक्ट ही। तो 1 and 2, बोथ 1 and 2 आर दी करेक्ट स्टेटमेंट्स। ऑप्शन सी, ये ध्यान रखेंगे। इंडिया के साथ साथ बहुत सारे और कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सिर्फ इंडिया और यूके, मल्टीलेटरल की हम बात नहीं कर रहे हैं, इंडिया और यूके की बताओ हमें, तो ये नाम है इनके। अजय वॉरियर है जो कि मिलिट्री वाली है, आपकी कोंकण है जो नेवी की है, कोंकण शक्ति है जो कि नेवी, मिलिट्री और आर्मी, नेवी, मिलिट्री और एयरफोर्स तीनों की एक्सरसाइज है ये कोंकण शक्ति। और इंद्रधनुष है आपका एयरफोर्स। अजय वॉरियर, कोंकण, आपका कोंकण शक्ति एंड लास्ट में इंद्रधनुष। ये आपको 4 एक्सरसाइज के नाम पता हो, एग्जाम में क्वेश्चन अगर मैच दी फॉलोइंग में आएगा तो वो क्वेश्चन सबसे इजी होगा और वो हमारा सही होना चाहिए। फिर चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे हम मनाते हैं क्योंकि इस दिन ना सीवी रमन के द्वारा रमन इफेक्ट का किया गया था डिस्कवरी। रमन इफेक्ट, ये इफेक्ट क्या था? इन्होंने ये देखा कि अगर कोई ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और इसके ऊपर कोई लाइट जो है टकरा रही है तो वो स्कैटर होगी, यहाँ पर चलेगी, यहाँ पर चलेगी, यहाँ पर चलेगी। तो स्कैटरिंग के बाद ये जो लाइट है, ये जो कलर है, मान लेते हैं रेड कलर है, इस रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो चेंज हो जाती है। कोई ऐसी वेवलेंथ जो रेड कलर की वेवलेंथ से कम हो सकती है और वो ज्यादा हो सकती है, फिर उसकी इक्वल भी हो सकती है। तो कहने का मकसद है आफ्टर स्कैटरिंग, आफ्टर द हिटिंग ऑफ मॉलिक्यूल, द वेवलेंथ कैन चेंज, इट कैन डिक्रीज, इट कैन इंक्रीज और इट कैन रिमेन्स दी सेम। 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये डिस्कवरी थी प्रॉपर। तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 28th of February। ठीक बात है, फरवरी के लास्ट डे, काइंड ऑफ लास्ट डे है। 29 तो हम 4 साल में एक बार काउंट करते हैं, तो 28th of February को हम लोग मनाते हैं हर साल। ये डिस्कवरी इसी दिन की हुई थी। एंड थीम फॉर 2023 वाज ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग, कि साइंस को आप ऐसे यूज करिए कि हम पूरा ग्लोबल वेलबींग की बात कर सकें। किसी भी लेवल पर जो पर्सन है उसको टेक्नोलॉजी की वजह से कोई भी एक्सप्लोटेशन ना फील हो या फिर एनीथिंग। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ये जो थीम है दैट इज ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। 28 फरवरी को ही हम लोग मनाते हैं। दोनों ऑप्शंस आपके सही हैं। पूछा क्या है आप लोगों से? करेक्ट। तो ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। क्यों मनाते हैं ये तो हम लोगों ने देख ही लिया, रमन इफेक्ट और क्या है ये, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। सीवी रमन को, जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, उनको इसी डिस्कवरी के लिए ही वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड फॉर द नोबेल प्राइज।
नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जादुई पिटारा। वो जादुई पिटारा क्या है बेसिकली, कि जैसे नॉर्मली क्या होता है कि बच्चों को हम जब शुरुआत में पढ़ाना शुरू करते हैं तो बहुत चीज़ें हम उनको हेक्टिक नहीं सिखाते, बहुत सारी ऐसी होती हैं कि उनको प्लेफुल मेथड से हम उनको सिखाएं, हम थोड़ा सा चीज़ों को ऐसे ऑर्गेनाइज करके थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेवल पर समझाएं बच्चों को। तो देयर शुड बी सम मैकेनिज्म चेंज्ड, कि जैसा हम लोग अभी तक पढ़ाते हुए आ रहे हैं थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए, बिकॉज अब तक जो था थोड़ा सा हम रट्टे की तरफ ज़्यादा ध्यान देते थे, तो बच्चों को शुरुआत से हम ना सिखाएं वो। तो इसीलिए एक काइंड ऑफ मैकेनिज्म है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा किया गया है अडॉप्ट, और जिसमें हम 3 से 8 साल के बच्चों को ये सिखाते हैं कि कोई भी चीज़ कैसे पढ़नी है, कैसे प्रैक्टिकल लेवल पर इम्प्लीमेंट करनी है एंड सो ऑन। तो ये जादुई पिटारा है कि अगर इन चीज़ों में जो हम लोगों ने लिखी हुई हैं इनको अगर आपने ढंग से इम्प्लीमेंट कर लिया तो फिर हम लोग बहुत ठीक रह जाएंगे, और जो फ्यूचर है हमारा पूरे इंडिया का जिन बच्चों में बसता है वो सही हो जाएगा हमारा। तो इसीलिए जादुई पिटारा इसको नाम दिया गया था। सेकंड ऑप्शन भी देखो क्या कहता है, इट इज अ प्ले बेस्ड लर्निंग एंड टीचिंग मटेरियल टेलर्ड फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 8 years। अब इस साल के बच्चे को आप कितना कुछ समझा लोगे, समझाने की तो बात ही नहीं है, इनको सिखाने की बात है। सिखाएंगे कैसे, बोलकर नहीं, चीज़ें दिखाकर, चीज़ें एक्सपीरियंस करवा कर, अलग अलग प्रैक्टिकल लेवल पर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके। तो वो अ काइंड ऑफ एक ऐसा मैकेनिज्म है जो सभी टीचर्स को, सभी स्कूल्स को ऐसे अडॉप्ट करना चाहिए। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक ऐसा मॉडल निकल कर सामने आया एंड इट विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल स्कूल्स एंड टीचर्स। पूछा आप लोगों से, करेक्ट है, दोनों ही सही है, तो आंसर क्या होगा आपका सी, बोथ 1 and 2। और ये तो हम बहुत पहले से कहते हुए आ रहे हैं कि फाउंडेशन स्टेज जो है बच्चे की वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। एक बार अगर इसमें बच्चे को सिंसियरिटी, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी सिखा दिया आप लोगों ने तो उसकी ज़िंदगी थोड़ी सी ठीक हो जाती है फिर। तो डिसिप्लिन, सिंसियरिटी यही चीज़ें हैं जो आगे लेकर जाती हैं। मेहनत तो हर कोई कर रहा है, लेकिन मेहनत करने का जो ऑर्गेनाइज्ड वे है वो किसी को अगर पता है तो सक्सेसफुल होना उसका तय होता है। तो इसीलिए स्टार्टिंग से ही हम चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू दिस जादुई पिटारा मैकेनिज्म। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, वेयर डिड वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरनेशनल समिट ऑन द रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द मिलिट्री वाज हेल्ड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चैट जीपीटी आ गया है, चैट बोट आ गया है, एक्सेट्रा बहुत सारे आ गए हैं। आप कुछ भी टाइप करो, आपको फोटोज बनाकर दे देते हैं उसी चीज़ की, आप कुछ भी पूछो उसका आंसर दे देते हैं। बिल्कुल मशीन लर्निंग के पैटर्न पर है कि मशीन भी सीख रही है आपके साथ साथ। तो वो सब जो चीज़ें हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली, इसमें हम वेपन्स की बात कर सकते हैं, हम रोबोट्स की बात कर सकते हैं। इसका जो यूज़ है दैट शुड बी वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल, स्पेशली इन केस ऑफ मिलिट्री फील्ड। तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा ग्रुप है जिसने ये मीटिंग करी और ये बोला है कि अगर फ्यूचर में कभी भी किसी कंट्री पर कोई कंट्री अटैक करती है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर वो यूज़ करेगी तो दैट शुड बी रिस्पॉन्सिबल यूज़। तो ये कौन सी कंट्री में हुई, क्वेश्चन ये है, ऑप्शन द नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, यूएसए या फिर नन ऑफ द अबव। तो आंसर वुड बी द नीदरलैंड्स। और अगर आप देखो कि इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया या नहीं किया, तो इंडिया डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस समिट। बट अपने को सिर्फ इस लोकेशन का पता होना चाहिए, इसमें क्या डिस्कशन हुई, क्या डिक्लेरेशन हुई, क्या मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किए गए, हमें नहीं जानने। हमें सिर्फ पता हो कि दिस इज बेसिकली दी थीम एंड दिस इज बेसिकली दी लोकेशन और इंडिया वॉज नॉट दी पार्टिसिपेंट। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग न्यू नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन गाइडलाइंस। जनरली क्या है कि आप जीवित रहते ही अपने आप किसी भी तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को कि अगर मेरी डेथ हो जाती है तो किडनी, हार्ट, आंख ये सब जो है किसी को डोनेट कर दिया जाए, दैट इज द प्रोसीजर इसमें। और अगर आप जीवित भी हैं तभी भी अगर आपने अपनी एक किडनी किसी को देनी है तो देयर आर सम वेरियस रूल्स। तो वो रूल्स थोड़े बहुत मॉडिफाई किए गए हैं अंडर दिस गाइडलाइंस। तो क्या कहते हैं ये रूल्स और क्या चेंज हुए हैं वो देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन नंबर 1, द अपर एज लिमिट टू रिसीव ऑर्गन्स हैज बीन रिमूव्ड। इसे हम कहते हैं कि अगर कोई पर्सन 65 ईयर्स का है तो उसकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अगर किडनी फेल होती भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ऐसा नहीं होगा, दी अपर एज लिमिट हैज़ बीन रिमूव्ड, क्योंकि लोग जो है अब 90 से 100 साल तक भी जीते हैं। तो 65 ईयर्स में अगर किसी का कोई ऑर्गन फेल हो जाता है और ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल है तो फिर आप उसको पॉसिबल बनाएंगे। तो अपर एज लिमिट टू रिसीव द ऑर्गन हैज़ बीन रिमूव्ड, दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट।
Second, domicile requirement to register as an organ recipient in a particular state has been removed. कि आप उसी स्टेट के हैं और उसी स्टेट में आप रजिस्टर हैं और उसी स्टेट में रहने वाले किसी और पर्सन का जो ऑर्गन है वो आप मतलब रिसीव कर सकते हैं। ये थी पहले कि डोमिसाइल रिक्वायरमेंट शुड बी देयर, बट अब ऐसा नहीं है। पॉलिसी है वन नेशन वन पॉलिसी, कि अगर आप कहीं पर भी हैं, अगर आप वेस्ट बंगाल में हैं तो अगर आपको कोई पर्सन हरियाणा में बैठकर कोई ऑर्गन देना चाहता है तो वो दे सकता है, इट कैन ही और शी कैन डोनेट। तो ये जो रिक्वायरमेंट है इट हैज़ ऑल्सो बीन रिमूव्ड। पूछा क्या आप लोगों से? करेक्ट, दोनों ही बातें सही हैं, तो आंसर क्या होगा आपका? सी, बोथ 1 and 2। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बाकी सारे और सब चीज़ें भी कि वन नेशन वन पॉलिसी, और जो काफ़ी सारे चार्ज हैं, जैसे हेल्थ इज़ अ काइंड ऑफ स्टेट सब्जेक्ट, बट सेंटर की तरफ से गाइडलाइंस आई हैं जिसको फॉलो करना होगा हर स्टेट को। तो जो डिफरेंट चार्जेस हैं वो भी स्टेट्स अलग अलग ना रखें, ठीक ठाक रखें, ताकि एक आप कह लो कि हार्मनी बनी रहे, एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे रूल्स में। तो वो भी स्टेट्स को बेसिकली सेंटर ने बोला है। तो ये कुछ गाइडलाइंस है जो पता हो हमें कि 65 ईयर्स एज पहले थी अब नहीं है, डोमिसाइल रिक्वायरमेंट थी पहले अब नहीं है, और वो सारी चीज़ें। तो जिससे होगा क्या ना कि बहुत सारी जो ब्लैक मार्केटिंग है वो भी रुकती है। नॉर्मली क्या है, अब ये सब चल रहा है बट इट इज़ नॉट अंडर लीगल मैकेनिज्म। तो किडनीज भी ट्रांसप्लांट हो रही हैं, लिवर्स भी ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, हार्ट भी ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, बट ये ब्लैक मार्केटिंग बहुत चल रही है क्योंकि लोगों को ऑर्गन टाइम पर नहीं मिलते, तो वो ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू ज़्यादा पैसे देकर अपने इंसान को बचा लेते हैं। तो अब ये सब चीज़ थोड़ी बहुत कम होंगी, बिकॉज जो ये गाइडलाइंस हैं, ये जो आप कह लो कि रूल्स हैं, काफ़ी थोड़े बहुत हम लोग डाइल्यूट कर दिए। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग 69th दादा साहब फाल्के अवार्ड। हम लोग Hope you enjoyed this session. To watch the full video, enroll now by calling on the number given below or visiting our website www.chetanbharat.com or downloading our learning app Chetan Bharat Learning.